यहाँ उपस्थित आदरणीय श्री डॉक्टर अमर सिंह जी फरोदा, यहाँ के कुलपति आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह राठौर, श्री प्रबंध मंडल व अकादमिक परिषद के सदस्यगण, समस्त अधिष्ठातागण, संकाय सदस्यगण, कुल सचिव समन्वयक प्रोफेसर अजय शर्मा जी, दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे पदक विजेता और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावकगण, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं और छायाकार मित्रों, इस दीक्षांत समारोह में आकर मैं अपने को बहुत आनंदित अनुभव करता हूं। और जिन लोगों को पदक प्रदान किया गया है और उपाधि दी गई है, उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि अपने भविष्य को उज्जवल करने में वो सक्षम हो, और उनको मैं बहुत बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। यहां मैंने अनुभव किया, कृषि एक विषय ऐसा है जिसमें एक धारणा बनी हुई थी कि केवल पुरुष छात्र ही इसमें ज्यादातर भाग लेते हैं, लेकिन यहां देखने के पश्चात मैं उस धारणा को एकदम तिलांजलि दे देता हूं। इसलिए यहां छात्राओं ने भी एक ऐसी स्थिति निर्माण की है जिससे लगता है कि स्पर्धा के क्षेत्र में छात्राएं छात्रों से कम नहीं हैं, और इसलिए जो पीएचडी प्रदान की गई है, कुल 69 छात्रों को प्रदान की गई है, जिसमें पुरुष छात्र 42 हैं और छात्राएं 27 हैं, और स्वर्ण पदक जो प्राप्त हुए हैं उनमें कुल 35 हैं, जिसमें छात्र 16 हैं और छात्राएं 19 हैं, यानी इसमें छात्राएं आगे बढ़ चुकी हैं। और कुलाधिपति का जो स्वर्ण पदक है वो भी एक छात्रा ने ही प्राप्त की है। मैं इन सबको बधाई देता हूं, छात्राओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। कृषि क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व स्थापित करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। छात्रों से भी आग्रह करता हूं और भी द्विगुणित गति से काम करें, ताकि छात्र छात्राएं दोनों समन्वित रूप से कृषि क्षेत्र में इस ढंग से विकास की प्रक्रिया को तेज करें जिससे भारत की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो और स्वाभाविक रूप से किसानों को आकर्षित कर सकने में वो सक्षम बन सके। ये मैं सभी छात्रों से, जिन्होंने उपाधि भी प्राप्त की है, पदक भी प्राप्त किया है, सभी से अपेक्षा करता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़कर के काम करें। यह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कर्मभूमि मेवाड़ की पावन धरा पर मैं आकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस युग पुरुष को, जिनके नाम से विश्वविद्यालय अलंकृत है, उन्हें मेरा सादर नमन है। हमारे डॉक्टर अमर सिंह जी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय को प्रारंभ किया, बीज मैंने डाला है, बीज क्रमशः पुष्पित पल्लवित होकर वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अब मुझसे उन्होंने कहा कि आप इसको वटवृक्ष बनाइए। ये तो वटवृक्ष बनता जा रहा है, और इस वटवृक्ष की सुखद छाया का लोग अनुभव करते हुए
आगे बढ़ने में सक्षम हो सकेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर्वप्रथम मैं आज के दीक्षांत समारोह में पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं सभी दीक्षार्थियों के शिक्षकों, अभिभावकों तथा परिवारजनों को भी बधाई देता हूं, जिनके दिशा निर्देशन व त्याग के बल पर ये सब मंजिल पर पहुंचे हैं। आज के दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्तकर्ताओं और पदक विजेताओं में बेटियों की बड़ी संख्या देखकर मैं अभिभूत हूं। मेरी मान्यता है कि कृषि शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों का बढ़ता रुझान महिला सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। कुलपति के प्रतिवेदन में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विगत 1 वर्ष में प्राप्त सफलताओं का वर्णन किया गया है, जिस पर हमें गर्व है। मैं विश्वविद्यालय को अकादमिक अनुसंधान तथा प्रसार के क्षेत्र में मिली सफलताओं के लिए बधाई देता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि आने वाले समय में आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अधिक ऊर्जा के साथ कर पाएंगे। मुझे यह जानकर हर्ष हुआ है कि विश्वविद्यालय के कार्यों को नई दिशा प्रदान करने तथा दृष्टता बढ़ाने हेतु आपने हाल ही में नई समितियों का गठन किया है। मेरा कुलपति और उनकी पूरी टीम से अनुरोध है कि इस दिशा में पूर्ण मनोयोग व समर्पण के साथ कार्य करें, जिससे एमपीयूटी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को और सुदृढ़ कर सके। महात्मा गांधी ने कहा था कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। राष्ट्रपिता का यह कथन आज भी प्रासंगिक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ कृषि उत्पादन में त्वरित वृद्धि के साथ साथ कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता सशक्त समृद्ध भारत की अपेक्षा है। वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने का सरकार का संकल्प इसी दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है। भूमि फल के आधार पर हमारा प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा प्रदेश है। हमारी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। प्रदेश की बड़ी जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है, परंतु हम राष्ट्रीय कृषि जोत का 11.16% व कुल खाद्यान्न उत्पादन का 19.60% की हिस्सेदारी रखते हैं। इसी उद्यम को जीविकोपार्जन से कहीं आगे ले जाकर आकर्षक व्यवसाय में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हालांकि हम सरसों, धनिया, बाजरा जैसी फसलों में राष्ट्र में अग्रणी स्थान रखते हैं, परंतु छोटी जोत और खंडित जोत बाहुल्य हमारे राज्य की कई प्रमुख फसलों की उत्पादकता कम है। अधिकांश कृषक बंधु आज भी कृषि और तकनीक के क्षेत्रों में हुए नवाचारों से अनभिज्ञ हैं। मुझे प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा में सुधार के लिए संस्थागत विकास परियोजनाओं के माध्यम से अग्रसर है। कृषि स्नातकों में व्यवहारिक अनुभव एवं उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए आप द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिपादित स्टूडेंट रेडी, जिसको छात्र रेडी कहा, जैसे अभिनव कार्यक्रम को लागू करना आपकी कृषि शिक्षा सुधार के प्रति उत्साह और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में पारंपरिक फसलोत्पादन के साथ साथ बागवानी हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का केंद्र सिद्ध हुई है। राजस्थान में बेहतर किस्मों के विकास, पुराने बागों के कायाकल्प, कीट और पोषक तत्व प्रबंधन, कटाई उपरांत प्रबंधन, संरक्षित खेती, बागवानी के कुछ महत्वपूर्ण आयाम हैं जिन पर वैज्ञानिक शोध व प्रसार की आवश्यकता है।
बड़ी मात्रा में विकारी उत्पादों के उत्पादन के मद्देनजर प्राथमिक कृषि से द्वितीयक कृषि की ओर संक्रमण आज की आवश्यकता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास कृषि और उद्योग के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होती है। परिष्कृत खाद्य पदार्थ के प्रसंस्करण, कोल्ड चेन संचालन व संवेष्टन पर अधिक शोध की आवश्यकता आज अधिक हो गई है। तेजी से बदल रही भूमंडलीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कृषि क्षेत्र एक संवेदनशील अवस्था में खड़ा है। किसी भी फसल की बुआई के समय किसानों को प्राप्त होने वाली कीमत की अग्रिम जानकारी नहीं होती है। उनके सभी निर्णय वर्तमान बाजार भाव पर निर्भर होते हैं। ऐसे में कई बार कृषकों को अप्रत्याशित नुकसान उठाना पड़ता है। कृषि विश्वविद्यालय कृषकों को बाजार की अस्थिरता व बाजार आसूचना के परिदृश्य में आर्थिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान कर उन्हें न केवल आर्थिक संरक्षण की स्थिति की ओर ले जा सकते हैं, परंतु उनके आर्थिक उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उपयोगकर्ता के अनुकूल ज्ञान के विकास व संस्थागतीकरण द्वारा उनके निर्णय क्षमता में वांछित विकास इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कृषि शिक्षा को विज्ञान व तकनीकी उत्कृष्टता से सुसंगत बनाने की जिम्मेदारी का निर्वहन कृषि विश्वविद्यालयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे जानकर अपार प्रसन्नता हुई है कि विश्वविद्यालय ने शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विगत समय में आपके जैविक कृषि नेटवर्किंग परियोजना और लाख की अनुवांशिकी संसाधन संरक्षण नेटवर्क परियोजना के केंद्रों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त होना आपकी शोध क्षमता के उदाहरण हैं। आजकल प्राकृतिक कृषि के बारे में भी बड़ी चर्चा है और आपको जानकारी होगा कि कुछ कृषि विशेषज्ञों ने उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक खेती हमारी जो होगी वो जीरो बजट की होगी। जीरो बजट की प्राकृतिक कृषि की कुछ लोगों ने इस तरह से घोषणा की है कि अगर व्यवस्थित तौर पर उनको रखा गया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उस खेती के आधार पर जो 2022 में यह अपेक्षा की गई है कि कृषि की आय दुगनी हो जाएगी, वो संभव हो सकता है, ऐसी लोगों की मान्यता है। मैंने इसलिए जिक्र किया कि आज शोधकर्ता अच्छे हैं, नवाचार के हिसाब से लगातार प्रयोगशालाओं में नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं। इस दिशा में भी प्रयोग करके कैसे इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, प्राकृतिक खेती को भी आगे लाकर लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। अगर ये किया जाए तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा होगा। आपका विश्वविद्यालय राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र में कार्यरत है। छोटी जोत धारक आदिवासी कृषकों का उन्नयन आपकी सभी शोध गतिविधियों का केंद्र बिंदु होना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। प्रदेश की कृषि का बड़ा हिस्सा वर्षा पर आधारित है। वस्तुतः कृषि में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता है। पानी की प्रत्येक बूंद का संरक्षण व उसका सदुपयोग हमारे अनुसंधान का मुख्य विषय होना चाहिए। जल संरक्षण के साथ साथ नवीन सिंचाई विधियों के माध्यम से इस संरक्षित जल का कृषि उत्पादन में सदुपयोग हमारी अनुसंधान धारा का प्रमुख अंग होना चाहिए। अभी कृषि वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें अच्छे किसान भी थे और कृषि वैज्ञानिक थे। मुझे भी उसमें बोलने का अवसर मिला था। मैंने इसी बात पर ज्यादा जोर दिया था। यहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर संधू जी और हमारे आरपी सिंह जी, ये दोनों कृषि विद्यालय के। वहां हुआ तो मैंने इस बात पर जोर दिया था, मार्केटिंग पर जोर दिया था, कम पानी और अधिक से अधिक इसका उपयोग ये कैसे हो सकता है, किन क्षेत्रों में हो सकता है। कृषि वैज्ञानिकों को इस दिशा में शोध करना चाहिए। और अभी जैसे स्वास्थ्य सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में हमारे डाटा अमर सिंह जी ने थोड़ी चर्चा की थी, उस पर भी हमने जोर दिया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से अगर जमीन खेती के बारे में अगर जानकारी प्राप्त हो जाती है, इसमें कितने फसल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं,
या कितने पानी की जरूरत पड़ सकती है या किस प्रकार के खाद की आवश्यकता पड़ सकती है, उसका उस प्रकार से जगह की मिट्टी लेकर ये मैंने आग्रह किया था। राज्य में कृषि एक जोखिम भरा व्यवसाय है। मानसून आधारित कृषि में वर्षा की असंगति कृषकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने शोध तंत्र को और मजबूत करेंगे, जिससे इस क्षेत्र की कृषि गतिविधियों को बल मिलेगा। कृषि में नवाचारों के अपार अवसरों को अपने शोध कार्यक्रमों में बीज से बाजार तक की प्रक्रिया को कृषकों के हित की ओर जोड़ने पर ही अपनी सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे। कृषि अब पुराने तौर तरीकों से बहुत आगे निकलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक्स तक पहुंच चुकी है। हम कृषि को के आधुनिकीकरण व इसे आकर्षक व्यवसाय बनाकर ही ग्रामीण युवाओं को का शहरों की ओर पलायन रोक सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी आप सभी की है। खेती में मानव श्रम में कमी लाने हेतु हमें यांत्रिकीकरण की दिशा में त्वरित कार्य करना होगा, परंतु लघु सीमांत व अभावग्रस्त कृषकों के लिए यंत्रों का क्रय मुश्किल कार्य है। हमारे कुलपति महोदय ने भी अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया था। यंत्रीकरण जरूर होना चाहिए, यांत्रिकीकरण जरूर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मानव श्रम को इतर नहीं लेना चाहिए। मानव श्रम भी लगे, यांत्रिकीकरण भी अधिक से अधिक हो। मानव श्रम में मानव की जो प्रतिभा कृषि जनित है, उस प्रतिभा का यांत्रिकीकरण के अंतर्गत उपयोग कैसे हो सकता है, इस दिशा में शोध करते हुए उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा मैं अनुभव इसलिए, ताकि ये ना हो कि वहां भी उनको काम नहीं मिल रहा है और बाहर की बेरोजगारी की समस्या वैसे ही विद्यमान है। यांत्रिकीकरण के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़े, यह उपयुक्त नहीं होगा। यांत्रिकीकरण और मानव श्रम दोनों का समन्वित स्वरूप कैसे बन सकता है, सामंजस्य बैठ सकता है, जिसमें उनका भी उपयोग हो और यांत्रिकीकरण का नए नए बीजों के सृजन में उस प्रकार का योगदान हो सके। इस प्रकार का अगर हिसाब बैठाकर काम किया गया तो मैं समझता हूं सबका, प्रतिभा का, श्रम का और यंत्र का, तीनों का अच्छा उपयोग हो सकता है। ऐसे में आपका विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता से कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित कर उचित किराए पर ऐसे यंत्र उपलब्ध कराकर इस दिशा में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इसी प्रकार कृषि विज्ञान केंद्रों की सहायता से किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों को के आर्थिक सुदृढ़ता में सहायक सिद्ध होगा। विश्व आज जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ग्रीन हाउस गैसों की त्वरित उत्सर्जन व वैश्विक तापमान में वृद्धि हमारे कृषि उत्पादन के लक्ष्यों में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। उसके चलते आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न लग गया है। ऐसे में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के विभिन्न आयामों पर अमल करना आवश्यक हो गया है। स्मार्ट यूनिवर्सिटी की जो हमने कल्पना की है, उसके अंतर्गत ये भी है और इस बात को निश्चित रूप से ये कृषि विश्वविद्यालय उसमें लागू करके चलेगा। उत्पादकता और आय बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में आपका सहयोग व भागीदारी अपेक्षित है। विश्वविद्यालय से मेरी अपील है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु संधारणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना अहम योगदान दे। मुझे जानकर हर्ष हुआ है कि विगत वर्ष में आपके विश्वविद्यालय को 2 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की सौगात मिली है। मेरी मान्यता है कि कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय की कृषकों तक पहुंच के माध्यम होने के साथ साथ कृषकों और सरकार के बीच सेतु होते हैं। मेरी विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील है कि वे इन केंद्रों के बहुसंकाय दृष्टिकोण के दर्शन को सुदृढ़ कर कृषकों में अपनी लक्ष्यता को बढ़ाएं।
आज भारत कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर तो है, परंतु क्या हम आने वाले कल की चुनौतियों के प्रति सजग हैं? अब हमें खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन क्षरण, नए आर्थिक परजीवी संकुल, जैव सुरक्षा, प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार व्यवस्था, कृषि उपज की प्रतिस्पर्धा, कृषि आय में त्वरित सुधार, प्रसंस्कृत भोजन की मांग में वृद्धि जैसे ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे पूरी आशा है कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इन चुनौतियों को अवसर में बदलने में पूर्ण सक्षम है। कृषि के विज्ञान आधारित विकास में भारतीय कृषि को समृद्धशाली बनाने में योगदान दिया है। कृषि शिक्षा को अनुसंधान और प्रसार के लिए वैज्ञानिक आधार बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। आपके विश्वविद्यालय को छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, उन्हें पेशेवर रूप से सक्षम और सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। एक पुरानी कहावत है, सिद्धिर्भवति कर्मजा, अर्थात सफलता कार्य से ही मिलती है। आइए दीक्षांत समारोह के इस पुनीत अवसर पर इस मंत्र को अंगीकार कर राष्ट्र के कृषि और तकनीकी क्षेत्र के उन्नयन में अपनी भूमिका निर्धारित करें। मैंने जो संविधान का प्रेम्बल के बारे में बताया और मूल तत्व के बारे में, उसके में भी मैंने एक दो पैरा जोड़ा है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। गत 26 नवंबर को पूरे देश में 17वां संविधान दिवस मनाया गया है। आपको बताना चाहता हूं कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है, हमारा मूल ग्रंथ है, हमारे लिए वेद है, हमारे लिए पुराण है, हमारे लिए बाइबल है। उसी के मार्गदर्शन में पूरा देश चलता है। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की मूल भावना का उल्लेख है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य यह दोनों ही संविधान के प्रमुख स्तंभ हैं। मौलिक अधिकारों की तो हम बात करते हैं, आवश्यकता है कि हम हमारे कर्तव्यों को जानें, समझें और उनके अनुरूप ही अपना कार्य और व्यवहार करें। अगर इसको करेंगे तो राष्ट्रीय क्षति नहीं होगी, गाड़ियां नहीं फूकी जाएंगी, उपद्रव नहीं होंगे। अगर किंचित जान का मन के अंदर एहसास हो, अनुभूति हो कि संविधान के द्वारा प्रदत्त जो मूल कर्तव्य हैं हमें अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। सही माने में तभी हम कहे जाएंगे कि लोकतंत्र की प्रक्रिया के अनुसार हमने अपने जीवन को संचालित कराने का प्रयास किया है। अन्यथा क्या हो सकता है, इसको आप बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग युवा हैं, राष्ट्र निर्माण में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों को आप लोग आचरण में लाकर आगे बढ़ें। यदि हम सभी ने ऐसा प्रयास किया तो निश्चित तौर पर भारत देश को आगे बढ़ाने और स्वयं के जीवन को भी प्रोन्नत करने में यह कदम बेहतरीन साबित होगा। सामान्य जन को संविधान की जानकारी होना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए मूल कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में युवाओं को मूल कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए अभियान चलाया जाए। देश की युवा पीढ़ी को मूल कर्तव्यों के बारे में बताया जाना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 51 का पर विचार विमर्श करने के लिए गोष्ठियां और सेमिनार आयोजित की जाए। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि विद्यार्थियों के बीच में उस पर के चर्चा भी हो, बहस भी हो, मॉक पार्लियामेंट के रूप में भी उसको बनाया जा सकता है। एक छा जाए कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है और हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, संविधान के द्वारा जो प्रदत्त है। ये लोगों के मन मस्तिष्क में आ जाए कि संविधान का प्रियम्बल क्या है, उस प्रियम्बल के अनुरूप क्या हम सब लोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में यत्नशील है। इसलिए अभियान चलाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक शिष्टता और अद्यतन शोध द्वारा ही राष्ट्रीय प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। विद्यार्थी और शोधार्थी जिम्मेदार नागरिक बने, सच्चाई और ईमानदारी से दायित्व का निर्वहन करें, राष्ट्र को विश्व पटल पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में एकजुट होकर सक्रिय एवं सार्थक भूमिका निभाएं। एक बार फिर से मैं समस्त पदक और उपाधि प्राप्तकर्ताओं को
बधाई और उनके सुनहरे भविष्य की शुभकामना करता हूं और 2020 की अग्रिम शुभकामना आप सब लोगों को प्रदान करता हूं। इतनी कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।